नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी बहू की जिसने प्रेगनेंसी का झूठा नाटक करके अपनी सास को फंसा दिया। तो बहू को मिला एक ऐसा सबक। ओ बुढ़िया, वहाँ बैठी बैठी क्या अचार डाल रही है? जरा हाथ हिलाने का मन नहीं करता, बस बैठे बैठे ठूंसने को देते रहो। शर्म नाम की तो चीज़ नहीं है। लता गुस्से में बड़बड़ाती हुई बोली। तो उसकी सास प्रेमलता जी, जो कि बाहर आंगन में बैठी सब्जियां काट रही थीं, वे बोलीं, बेटा, मैं सब्जी की तैयारी कर रही थी, तुम बताओ अगर तुम्हें कुछ काम हो तो। लता बोली, काम हो तो ऐसे पूछ रही हो जैसे आंखें भी बिल्कुल फूट गई हैं। दिखता नहीं है अभी वो बच्चे यहाँ से खेल कर गए हैं? कितना गंदा हो गया है। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो, कितना धीरे धीरे हाथ चलाती हो। बहू ने झिड़झिड़ाते हुए अपनी सास से कहा। वे बेचारी जल्दी से सब्जी काट कर अंदर आईं और साफ सफाई करने लग गईं। बहू ने भी बिल्कुल हद कर दी। अब तो यह उसका रोज रोज का ड्रामा हो गया था। जब जब उसके ससुर जी शहर चले जाते, तब तब वह अपनी सास पर ऐसे ही हुक्म चलाती। और प्रेमलता जी, उन्होंने शुरू शुरू में तो कोशिश की थी कि वह अपनी बहू की जुबान पर लगाम लगाएं, पर उनकी बहू ने तो तमाशा लगा दिया। दरअसल जब उनकी बहू शादी के बाद उनके घर में आई थी, तब शुरू शुरू में वह बहुत सीधी लग रही थी। प्रेमलता जी अपनी बहू के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थीं। उन्होंने कभी भी अपनी बहू के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, ना ही उसे कभी नीचा दिखाने की कोशिश की। उन्होंने यही सोचकर एक गरीब घर की लड़की ब्याही थी कि गांव की लड़कियां बड़ी सीधी साधी होती हैं, और फिर उन्हें एक घरेलू लड़की चाहिए थी, क्योंकि उनके पति और उनका बेटा दोनों ही अच्छी नौकरी करते थे। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। इसलिए प्रेमलता जी चाहती थी कि उनके परिवार में एक घरेलू और संस्कारी लड़की आए, जो कि उनके परिवार को हमेशा जोड़कर रखे, तोड़कर नहीं, जिसमें लोगों को अपना बनाने की भावना हो। बस यही सब सोचकर उन्होंने एक गरीब घर की लड़की ब्याही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बहू के साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया जिससे उसे महसूस हो कि वह किसी छोटे घर से या गरीब घर से आई है। उन्होंने अपनी बहू को हर सुख सुविधा दी। शादी के पहले जब वे उस लड़की को घर देखने गए थे, तो उसका घर कच्चा बना हुआ था, जहां बाथरूम की सुविधा भी नहीं थी। एक छोटा सा कच्चा कमरा था और बाहर 4 डंडों पर कपड़े लटकाकर बाथरूम बनाया हुआ था। प्रेमलता जी उनकी गरीबी और उनके हालातों को देखते हुए हमेशा यही सोचती थी कि वह किसी भी कीमत पर अपनी बहू को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देंगी। उसने अपने मायके में कभी कोई सुख नहीं देखा, लेकिन अपने ससुराल में वह हर सुख देखेगी। प्रेमलता जी उसे अपनी बेटी मानती थीं, यहाँ तक कि उन्होंने उससे कहा कि वह केवल सिर पर कपड़ा रखकर घूम सकती है, सिर ढकने, मुंह ढकने की ज़रूरत नहीं है। और उनके घर में ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी कि सास बहू से बात साझा न करे, या बहू अपने ससुर से बात न कर सके, या फिर बहू सबसे अंत में खाना खाएगी। उन्होंने अपनी बहू पर इस तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और लता अपनी चालाकियां दिखाने लगी। कई बार वह बीमारी का बहाना करके बस लेट जाती, और जब प्रेमलता जी काम कर लेती तो उठकर बाजार घूमने चली जाती। अपने घर वालों से फ़ोन पर बातें करती रहती। प्रेमलता जी ने शुरू शुरू में उसे कुछ नहीं कहा। सोचा अभी नई नई आई है, इसे थोड़ा वक्त चाहिए, हम लोगों को अपना समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। अचानक से किसी और घर में जाकर सबको अपना बनाने में थोड़ा तो समय लगता है।
और यह बात प्रेमलता जी अच्छे से जानती थीं। इसलिए उन्होंने बहू पर दबाव देने के बजाय उसे प्यार से समझाना ज़रूरी समझा और उसे समझाया भी। लेकिन शादी के बाद लता के रंग ढंग बिल्कुल बदल गए। उसे केवल घूमना फिरना ही भाता था। अधिकतर वह बाहर की चीज़ें खाना पसंद करती। कभी घर के बाहर से जाते हुए कोई चीज़ खरीद ली तो कभी बाजार जाकर खाना बाहर ही खा आती। जब कुछ दिन बीत गए और ऐसा ही चलता रहा तो प्रेमलता जी ने उससे कहा, बेटा, यूँ रोज़ रोज़ बाहर खाना खाना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर तुम्हारा मन हुआ करे तो मुझे बता दिया करो कि तुम्हें क्या खाना है। मैं घर पर ही कुछ अच्छा बना दिया करूँगी। वह तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा और तुम्हारा जो जी करेगा तुम वह खा भी सकती हो, और वह भी घर पर ही। बस इतनी सी बात का लता ने बतंगड़ बना लिया और अपने पति कमलेश को फ़ोन करके बोली, तुम्हारी माँ को मेरे खाने से भी परेशानी है। तुम मुझे अपने साथ शहर ले चलो। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हारी माँ मुझे खाने पर भी रोकती टोकती हैं। अब क्या आप इतना भी नहीं कमाते कि मैं अपने मन का खा सकूं? कमलेश बोला, देखो लता, मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उन्होंने तुमसे जो कुछ भी कहा उनका मतलब कुछ और रहा होगा। तुम्हें समझने में कोई गलतफहमी हुई है। मैं माँ से बात करता हूँ, तुम परेशान मत हो। कमलेश ने प्रेमलता जी से बात की तो प्रेमलता जी ने उसे सब कुछ बता दिया। कमलेश बोला, कोई बात नहीं माँ, इसे समझने में फेर हो गया था, इसलिए समझ नहीं पाई। आप परेशान मत होइए, मैं बता दूंगा कि वह बाहर का खाना ज़्यादा ना खाया करे। यह बात जैसे तैसे शांत हुई। प्रेमलता जी ने नोटिस किया कि लता रोज़ रोज़ अपनी पड़ोसनों के साथ बाहर घूमने जाती है और उसने इतनी साड़ी इकट्ठी की हुई हैं कि वह सबको पहन भी नहीं पाती। एक दिन लता फिर से अपनी पड़ोसन के साथ बाजार के लिए निकल गई और बाजार से 5-6 साड़ियाँ ले आई। आकर उसने कमलेश को फ़ोन किया और कहने लगी, सुनो, मेरे पैसे ख़त्म हो गए हैं, मुझे और पैसों की ज़रूरत है, तो तुम मुझे पैसे भिजवा दो। कमलेश बोला, पैसे ख़त्म हो गए हैं, लेकिन इतनी जल्दी कैसे? मैंने तुम्हें अभी 15 दिन पहले ही 20,000 रुपये दिए थे और अभी महीना भी ख़त्म नहीं हुआ कि तुमने सारे पैसे खर्च कर दिए। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने मुझे लाखों रुपए दिए थे। 20,000 रुपये ही तो थे। एक बार बाजार में घूमने निकल जाओ तो यूं खर्च हो जाते हैं। बस थोड़ा सा सामान और चाहिए था, इसलिए कह रही हूँ, पैसे भेज देना। क्योंकि लता कमलेश से बरामदे में बैठकर बात कर रही थी तो किचन में काम करती प्रेमलता जी ने सारी बातें सुन लीं। तब वे बोलीं, बहू, तुम्हारे पास पहले से इतनी सारी साड़ियाँ हैं। जब तुम्हें पता था कि इस महीने वैसे भी थोड़ा हाथ भींच कर खर्च करना है क्योंकि पिछले महीने खर्च कुछ ज़्यादा हो गया था, तो तुम्हें इतनी सारी साड़ियाँ खरीदने की भला क्या ज़रूरत थी? तुम्हारे पास अब भी 5-7 साड़ियाँ तो नई नई रखी ही होंगी। फिर ऐसे में इतने कपड़ों का तुम क्या करोगी? कितने कपड़े तो तुम्हारे ऐसे ही पड़े हैं जिन्हें तुम पहनती भी नहीं हो, या कहो कि जिन्हें तुमने बस एक बार पहनकर छोड़ दिया। बेटा, यह सब पैसे की बर्बादी ही है। कपड़े का काम होता है इंसान का तन ढकना, लेकिन तुम, चलो मान लिया कि तुम्हें कपड़े खरीदने का शौक है, इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम रोज़ रोज़ दुकान पर जाकर नए नए कपड़े खरीदने लगो। प्रेमलता जी ने इतना कहा और बस लता भड़क पड़ी। चिल्लाती हुई बोली, तुम्हारी जेब से जा रहे हैं क्या पैसे? मेरा पति कमाता है, जितना चाहूँ उतना उड़ाऊँ, तुम पर क्या जोर पड़ रहा है? जब मेरे पति को कोई परेशानी नहीं तो तुम इतना हुक्म चलाने वाली होती कौन हो? अपनी हद में रहा करो। मेरे मामले में टांग मत अड़ाया करो। मेरा जो मन आएगा मैं वह करूँगी। वह फिर से
कमलेश को फ़ोन करके बोली, मुझे नहीं पता कमलेश कि तुम क्या करोगे क्या नहीं, बस कल सुबह तुम यहाँ आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अगली सुबह कमलेश आ गया। उसने सोचा था कि शायद घर पर कोई इमरजेंसी आ गई है, इसलिए आना ज़रूरी है, और वह दौड़ा चला आया। आकर उसने देखा कि सब कुछ नॉर्मल है, तो उसने लता से कहा, लता, तुमने मुझे इस तरह फ़ोन करके क्यों बुलाया? तो लता बोली, देखो कमलेश, मैं इस घर में अब नहीं रह सकती, जहाँ हर बात के लिए रोक टोक की जाती है। क्या खाना है, क्या पहनना है, सब कुछ इनके हिसाब से करो। अरे, मेरा भी कोई मन है, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने मन का खा भी नहीं सकती, ना पहन सकती और ना ही कहीं जा सकती हूँ। तुम्हारी माँ को यह सब पैसे की बर्बादी करना लगता है। अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो क्यों की मुझसे शादी? कमलेश की एक भी बात सुने बिना लता बस बोले जा रही थी। दरवाजे पर सामान लिए कमलेश खड़ा रहा। लता ने उसे अंदर आने तक नहीं दिया और बस अपनी शिकायतों का पिटारा खोलकर रख दिया। कमलेश बोला, ओफो लता, तुमने तो बिल्कुल हद कर दी। इतनी सी बात के लिए तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में बुला लिया। मुझे लगा कि घर पर कोई परेशानी हो गई है, सो मैं भी दौड़ा चला आया, और तुम हो कि इतनी इतनी सी बातों के लिए तुम मेरा काम छुड़वा रही हो। और फिर बात रही यहाँ से बाहर जाने की, तो फिर तो एक बात बताओ तुम, ऐसा तो है नहीं कि मैं हमेशा शहर में रहता हूँ, हर हफ्ते तो घर आता ही हूँ, तो शहर जाने की जिद क्यों लगा रखी है? और मैं जब भी आता हूँ तभी देखता हूँ कि तुम तो कभी कुछ करती नहीं। किचन का सारा काम भी माँ ही संभालती हैं और घर का भी। ऐसे में अगर तुमसे माँ ने कुछ कह भी दिया तो तुम थोड़ा चुप नहीं लगा सकती? अरे, वह हमारी बड़ी हैं, अगर दो बात कह भी देंगी तो कौन सी आफत आ गई? और फिर ऐसा तो है नहीं कि तुम जो भी कर रही हो वह बहुत सही है और माँ जो कह रही है वह बहुत गलत। क्योंकि लता ने फ़ोन करके अपने ससुर जी को भी बुला लिया था। सो लता के ससुर और प्रेमलता जी के पति मानवेंद्र जी भी दरवाजे पर आ गए और अंदर आते हुए बोले, अरे भाई, क्या हुआ? कैसे सुबह सुबह न्योता भेज दिया और इतनी अर्जेंटली क्यों बुला लिया? 2 दिन इंतज़ार कर लेते, संडे वाले दिन तो आना ही था। क्या हुआ बेटा, तुमने फ़ोन करके इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? मानवेंद्र जी लता से पूछने लगे। तब लता ने कहा, पापा जी, कमलेश को समझाइए कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे अब कमलेश के साथ ही जाना है। तब मानवेंद्र जी ने पूछा, लेकिन बेटा, बात क्या हुई है? मुझे यह तो बताओ कि तुम यहाँ रहना क्यों नहीं चाहती? तब जाकर लता ने बोलना शुरू किया। लता बोली, पापा, आप माँ को जितना सीधा समझते हैं वह उतनी सीधी है नहीं। वह दिन रात मुझे परेशान करके रखती हैं, ना कुछ खाने देती हैं ना पीने देती हैं। हर चीज़ पर बस रोक टोक करने की आदत पड़ गई है। जब देखो तब यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, रोज रोज का ड्रामा लगा रखा है। यहाँ तक कि अब मैं अपनी सहेलियों के साथ बाजार से अपने लिए कुछ सामान खरीद लूं तो इन्हें उससे भी परेशानी है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? लोग सही कहते हैं, सास कभी अपनी बहू को खुश देख ही नहीं सकती। यह तो हर सास की आदत होती है। तब मानवेंद्र जी और कमलेश दोनों उनकी बात सुनने लगे। फिर उन्होंने प्रेमलता जी से पूछा कि बात क्या है, क्यों वह बात बात पर टोकती रहती हैं। उन्होंने सबको अपना नज़रिया बताते हुए कहा, बेटा, मैंने कभी बहू को खाने पीने के लिए नहीं रोका, बल्कि घर में कोई भी खाने पीने की चीज़ रखी हो तो मैं कहती रहती हूँ कि इसे खा लिया करो। पूछो इससे, क्या मैंने कभी भी इसे फल, दूध या मेवा आदि खाने को लेकर टोका है? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने उसे एक बार ये ज़रूर कहा था कि रोज़ रोज़ बाहर का खाना खाना अच्छी बात नहीं है,
इससे तुम्हारी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। और इसने उसी दिन मुझे जवाब दे दिया और अब भी यह रोज रोज बाहर की चीजें मंगवा कर खाती है। जहां तक बात रही घूमने की, तो यह रात को 8 बजे घर आई थी। उस दिन पहली बार मैंने इसे टोका कि इतनी रात गए बाहर घूमना सही नहीं है, माहौल इतना अच्छा भी नहीं है। और ये जो खरीदारी की बात कर रही है ना, इसके पास बहुत कपड़े हैं। तो मैंने केवल इतना कहा था कि बेटा, तुम्हारे पास इतनी साड़ियां हैं और लाकर क्या करोगी। अब प्रेमलता जी ने सारी बात बताई। तब कमलेश ने लता को डांटते हुए कहा, इसमें इतना ड्रामा करने की क्या बात है। माँ ने कुछ भी गलत तो नहीं कहा। और जहाँ तक बात रही तुम्हारी, तो मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और माँ को भी। लता ने साफ शब्दों में झूठ बोल दिया। वह बोली, माँ जी झूठ बोल रही हैं, मैं तो टाइम से आती जाती हूँ। मानवेंद्र जी ने दोनों को समझाया और अगली सुबह कमलेश और मानवेंद्र जी दोनों अपने अपने काम पर निकल गए। अब लता मन ही मन अपनी सास से नफरत करने लगी थी, क्योंकि उसकी सास उसकी मर्जी से उसका जीवन जीने में थोड़ा बन रही थी। अतः उसने अपनी सास को सबक सिखाने के इरादे से इस बार कुछ ऐसा प्लान बनाया जिसमें वह सीधा प्रेमलता जी को फंसा दे। अब उसने अपनी प्रेगनेंसी की झूठी खबर फैलाई और अब वह सही समय का इंतजार करने लगी। कुछ महीनों तक तो वह बच्चे के बहाने प्रेमलता जी से सेवा कराती रही। फिर एक दिन उसने सीढ़ियों पर तेल बिखेरा और खुद ही उसने स्लिप होकर गिरने का ड्रामा किया और ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे गिरने के कारण उसने अपना बच्चा खो दिया। उसने इस बात का इल्ज़ाम अपनी सास पर लगा दिया और अब तो कमलेश और मानवेंद्र जी दोनों ने इस बात के लिए कुछ न कहा और सभी लोगों ने इस बात का दोषी प्रेमलता जी को मान लिया। और इस बात को लेकर लता ने उन्हें खूब सुनाया और किसी ने उससे कुछ नहीं कहा। सबने यही सोचा कि उसने अपना बच्चा खोया है, इसलिए वह दुखी है। मानवेंद्र जी ने भी प्रेमलता जी को यही सब बातें समझाईं कि लता अभी थोड़ा गुस्से में है। और तुम तो जानती हो ना प्रेमलता, एक माँ के लिए उसकी औलाद क्या मायने रखती है। तो ऐसे में अगर लता कुछ कहती भी है तो उसकी बातों को दिल से मत लगाना और ना ही उसे कुछ कहना। प्रेमलता जी ने भी हालातों को समझते हुए किसी से कुछ न कहा। अब लता ने 2-3 दिन तक बिल्कुल चुपचाप पड़ी रहने का नाटक किया। तो प्रेमलता जी ने कमलेश से कहा कि वह लता को बाहर घुमा लाए, इससे उसका मूड थोड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन तब भी लता नहीं गई। उसने मना कर दिया कि वह कहीं जाना नहीं चाहती है, जिससे घर वालों को लगा कि लता को इस हादसे का गहरा सदमा लगा है और उसे नॉर्मल होने में थोड़ा समय लगेगा। जबकि सच्चाई तो कुछ और ही थी। लता जब ऐसे ही उदास रही तो डॉक्टर से दवाई दिलाकर दोनों बाप बेटे अपने अपने काम पर लौट गए और इधर अकेली लता और प्रेमलता जी रह गई थीं। बस उसके बाद से तो लता ने हद कर दी। प्रेमलता जी के साथ वह नौकरों से भी बदतर व्यवहार करने लगी और अब वह उनसे अक्सर ही बदतमीजी कर जाया करती थी और प्रेमलता जी भी बर्दाश्त कर ही रही थीं। फिर एक दिन उन्होंने लता को अपनी बहन से बात करते हुए सुना तो वह दंग रह गईं। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। दरअसल आज सुबह जब वह मंदिर से थोड़ा जल्दी लौट आई थीं और आते ही सबसे पहले लता के कमरे की ओर चली। उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों से उसका मन ठीक नहीं है, तो क्यों ना बाहर से कुछ अच्छा सा खरीद कर उसके लिए ले चलें। वैसे भी लता को बाहर की चीजें खाना पसंद था, तो वह उसके लिए उसका पसंदीदा कश्मीरी दम लेकर पहुंची,
वह भी उसकी पसंदीदा दुकान से। लेकिन वह बिना आवाज किए गई और प्लेट में लता के लिए खाना परोसकर उसके कमरे में जा ही रही थी कि तभी उन्हें आवाज आई, जैसे लता किसी से बात कर रही है। बात करना तो नॉर्मल बात थी, लेकिन लता सामने वाले के ऊपर बहुत चिल्ला रही थी। प्रेमलता जी ने यह जानने के लिए कि आखिर बात क्या है, लता की बात सुनी तो पता चला कि लता अपनी डॉक्टर से बात कर रही थी, जिससे वह अपनी प्रेगनेंसी के समय दवाई गोली लिया करती थी। अब लता अपनी डॉक्टर से बात करती हुई बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जरा सा झूठ बोलने के मैं तुम्हें और कितने पैसे दूं? अब क्या जिंदगी भर तुम मुझसे पैसे मांगती रहोगी और मैं तुम्हें देती रहूंगी? देखो, अगर तुम्हें यही ड्रामा करना था तो पहले बताया होता। शहर में तुम्हारे जैसे 36 डॉक्टर हैं, मैं किसी और के पास चली जाती। सामने वाले ने कुछ कहा और लता फिर बोली, देखो, मैं तुमसे पहले ही सब कुछ बता दिया था और हमारी डील 50,000 रुपए की हुई थी। फेक रिपोर्ट से लेकर मेरे मिस कैरेज तक सब कुछ मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। फिर अब भला मैं तुम्हें पैसे क्यों देने लगी? फोन रखो और आज के बाद मेरा दिमाग खराब मत करना, समझी तुम? यह कहकर लता ने फोन काट दिया। अब प्रेमलता जी ने जब इतना सब सुना तो उन्हें लता पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि लता ने सबकी भावनाओं का मजाक बना दिया था। उसने जिस दिन से यह झूठी खबर फैलाई, तब से प्रेमलता जी ने अपने आने वाले नन्हे मेहमान के लिए कपड़े बनाना भी शुरू कर दिया। और कमलेश, वह तो बीते 4-5 महीनों से अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोच सोचकर इतना खुश था। और लता ने इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। अपने मतलब के लिए उसने सबको दुख दिया। अब जब प्रेमलता जी ने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया तो वह पहली बार इतने गुस्से में प्रेमलता जी लता पर चिल्लाने लगी, लता, यह किससे बात कर रही थी तुम? और किसे पैसे दे रही थी? और किस बात के पैसे? आखिर ऐसा कौन सा झूठ बोला है तुमने जिसे छुपाने के लिए तुम्हें पैसे देने पड़ रहे हैं? अपने मुंह से सच सच बताती हो या फिर? लता हाथ बढ़ाते हुए बोली, कुछ नहीं मम्मी जी, टेलर का फ़ोन था, मैंने अपने कपड़े सिलने के लिए दिए थे तो वह उन्हीं के पैसे मांग रहा था। प्रेमलता जी तिरछी नज़रों से लता की तरफ घूरती हुई बोली, अच्छा, टेलर तुमसे पैसे मांग रहा था, सिलाई के पैसे, और वह भी पूरे 50,000 रुपए? ऐसा क्या सिलवा लिया लता जो तुम्हें टेलर को इतने पैसे देने पड़ रहे हैं? लता यह सुनते ही घबरा गई और बोली, मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई और मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने यह सब आप सबका प्यार पाने के लिए किया। मेरा इरादा आप सबको दुख पहुँचाने का नहीं था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी। इस पर प्रेमलता जी बोली, हम सबका प्यार पाने के लिए तुम्हें यह ड्रामा करना पड़ा, पर क्यों लता? हम सब तो तुमसे वैसे ही बहुत प्यार करते हैं। आखिर तुम्हारे अलावा हमारा है ही कौन? तुम्हारे लिए तो हम खुद ही इतना सोचते हैं, और तुमने इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि जब सच का पता चलेगा तो हम पर क्या बीतेगी। जब तुम्हारा यह सच कमलेश और मानवेंद्र जी को पता चलेगा तब उनका क्या हाल होगा। और कमलेश, वह तो बेचारा टूट ही जाएगा। क्या तुम्हें नहीं पता लगा कि वह बच्चे के आने की खबर सुनकर कितना खुश था? वह बेचारा तो दिन रात बच्चे के आने की दुआ मांग रहा था, और तुमने, छी, कितनी घटिया हरकत की है लता। तुमने इतनी ओछी हरकत करने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे? तब लता को लगा कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है बचने का, तो वह प्रेमलता जी के पैरों में गिरने लगी और उनसे माफ़ी मांगने लगी। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़ माँ, मुझसे गलती हो गई, नासमझ थी मैं
जो इतनी बड़ी गलती कर बैठी, पर आज के बाद मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी जिससे आपको दुख पहुंचे। प्लीज इस बारे में कमलेश को कुछ मत कहिएगा, वरना वह बिल्कुल टूट जाएंगे। और यह तो आप भी नहीं चाहेंगी कि अब किसी पुरानी बात के कारण कमलेश की तबीयत खराब हो या वह ज्यादा तनाव में रहें। इसीलिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज किसी को भी इस बारे में कुछ मत बताइएगा माँ। वैसे भी जो हो चुका है उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, मैं आगे से कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। प्लीज माँ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, किसी से कुछ मत कहिएगा, वरना कमलेश मुझे कभी माफ नहीं करेंगे और न जाने वह मुझे क्या सजा देंगे। प्रेमलता जी बिना कुछ कहे ही वहां से चली गईं और पूरे समय इसी बारे में सोचती रहीं। लता कुछ समय बाद फिर से प्रेमलता जी के पास पहुंची और उनसे माफी मांगने लगी। तब प्रेमलता जी ने उसे अपने पैरों से उठाकर उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, लता, तुमने जो गलती की है वह माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। इसका कारण यह है कि मैं नहीं चाहती कि पुरानी किसी भी बात के कारण तुम्हारे और कमलेश के बीच किसी भी तरह का तनाव पैदा हो। इसीलिए मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, पर उम्मीद करती हूँ कि आगे से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे तुम्हारे और कमलेश के रिश्ते पर कोई असर पड़े। लता ने हाथ जोड़कर प्रेमलता जी को धन्यवाद किया और कमरे से चली गई। इधर प्रेमलता जी भी पुरानी बातों को भूलने की कोशिश कर रही थी और उधर लता अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी और खुद ही खुद बड़बड़ा रही थी, इस बुढ़िया को तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। जब देखो तब मेरे किए कराए पर पानी फेर देती है। जैसे ही अगला रविवार आया तो कमलेश और मानवेंद्र जी दोनों अपने घर आ गए। आज लता अपनी सहेलियों के साथ बहुत दिनों बाद बाजार निकली थी, इसलिए घर पर कमलेश, मानवेंद्र जी और प्रेमलता जी ही थे। कमलेश ने इस बार सोचा था कि वह जब घर जाएगा तो अपने घर में एक दो जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगवा देगा, क्योंकि शहर में चोरी डकैती जैसी घटनाएं बहुत बढ़ रही थीं और गांव में भी एक दो लोगों के यहाँ चोरी हो गई थी। इसीलिए कमलेश ने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए। इधर लता जब बाजार गई तो वह बाजार से अपनी सास के लिए बेहोशी की दवा लेकर आई और क्योंकि लता पूरे दिन घर से बाहर थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि आज घर में क्या क्या हुआ था। जब वह आई तो अपने कमरे में आराम करने चली गई। प्रेमलता जी बेचारी शाम के काम में लगी हुई थी। कमलेश ने भी उनकी मदद की और कमरे में जाकर उसने लता से कहा, लता, तुम हर वक्त अपने कमरे में पड़ी रहती हो, माँ की जरा सी मदद नहीं कर सकती। वे हर वक्त काम में लगी रहती हैं, अब उनकी कोई उम्र है काम करने की। अरे जब घर में बहू आ जाए तो सास को तो वैसे भी काम नहीं करना चाहिए। तुम घर में हो तो कम से कम इस बात का तो ध्यान रखा करो कि माँ को थोड़ा आराम मिले। मैं यह नहीं कहता कि सारा काम तुम ही करो, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए जैसा तुम करती हो। पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। मैं तो तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ। अब चलो, खाना बना दिया है, चलो चलकर खा लो। कमलेश लता को बुलाकर नीचे आया और सब लोगों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाकर सब लोगों ने आपस में बैठकर बातें की और सब अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अगली सुबह कमलेश और मानवेंद्र जी दोनों काम पर निकल गए। अब लता और प्रेमलता जी दोनों ही घर पर अकेली थीं। लता ने सोचा कि इससे अच्छा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा इस बुढ़िया को सबक सिखाने का। बस यही सोचकर लता ने वह बेहोशी की दवाई निकाली और अपनी सास की चाय में मिला दी। पर प्रेमलता जी ने अपना शुगर हाई होने के कारण आज चाय नहीं पी और लता से कहने लगी, बेटा, खाना बना दिया है,
तुम्हें जब भूख लगे तब खा लेना। अब मैं अपने कमरे में जाती हूँ, अगर कोई काम हो तो बता देना। लता हाथ बढ़ाती हुई बोली, माँ जी, वह मेरे सर का तेल कहाँ रखा है? प्रेमलता जी ने उसे बताया। इतने में लता ने किचन से सरसों के तेल की छोटी सी शीशी उठा ली। प्रेमलता जी बर्तन साफ करने में लगी थी, सो उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जब प्रेमलता जी बर्तन साफ करके पीछे मुड़ी तो देखा कि लता वहां नहीं थी। उन्होंने आवाज लगाई तो लता का कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने समझा लता अपने कमरे में सोने गई होगी या आराम कर रही होगी। तब प्रेमलता जी भी अपने कमरे में जाने ही वाली थी, लेकिन लता ने प्रेमलता जी को ऊपर बुलाने के लिए बहुत तेज चीखी। उसकी चीख की आवाज सुनकर प्रेमलता जी डर गईं और नीचे से चिल्लाने लगीं, लता, लता, क्या हुआ बेटा? तुम ठीक तो हो? लता, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम ठीक तो हो ना बेटा? घबराती हुई प्रेमलता जी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगीं और तभी ऊपर की तीसरी सीढ़ी से उनका पैर फिसल गया और अचानक वह ऊपर से नीचे आ गिरी। नीचे गिरते ही उनके मुंह से तेज चीख निकली और वह बेहोश हो गईं। लता ने अपने कमरे से आकर सबसे पहले वह तेल साफ किया और फिर अपने पति को फोन किया और सारी स्थिति के बारे में बताया। कमलेश जल्दी से अपने घर पहुंचा और अपनी मां को लेकर अस्पताल गया। पर लता घर पर ही थी। कमलेश जब अपनी मां को दिखाने गया तो डॉक्टर ने उनके पूरे पैर पर पट्टी कर दी और कहा कि यदि 7 दिन में भी दर्द कम ना हुआ तो हमें उनके पैर पर पक्का प्लास्टर चढ़ाना होगा, जो कि कम से कम 40-45 दिन में उनके पैर को ठीक कर पाएगा। अभी तो 7 दिन का समय लगेगा। अभी के लिए आप इन्हें ले जा सकते हैं। प्रेमलता जी जब होश में आईं तो कमलेश ने उनसे पूछा, माँ, आप कैसे गिर गईं? आपको इसीलिए मना किया था मैंने कि आप ज्यादा ऊपर नीचे मत किया कीजिए। अब देखो, चोट लग गई ना। आप ऊपर जा क्यों रही थी वैसे? आपका कमरा तो नीचे है, फिर ऊपर क्यों? प्रेमलता जी बोली, बेटा, मुझे लता की चीखने की आवाज आई थी, जिसे सुनकर मैं डर गई। मुझे लगा बहू किसी मुसीबत में तो नहीं, इसीलिए मैं उसे देखने के लिए ऊपर गई थी। पर जैसे ही मैं ऊपर जा रही थी तो अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर पड़ी। पर मुझे ऐसा लगा जैसे वहां कुछ गिरा हुआ था, कुछ चिकना, जैसे कोई तेल या कुछ। कमलेश अपनी मां को लेकर घर पहुंचा तो उसने ध्यान दिया कि सीढ़ियों पर कुछ पड़ा है या नहीं। उसने देखा तो सीढ़ियों पर कुछ नहीं था और सीढ़ियां बिल्कुल साफ थीं। उसने लता से पूछा कि लता, तुमने घर की सफाई की है क्या? लता ने साफ मना कर दिया कि नहीं, माँ को चोट लगी थी तो आप उन्हें लेकर गए। उसके बाद से मुझे माँ की चिंता हो रही थी तो बस मैं पूजा करने बैठ गई। पर आप सफाई के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तब कमलेश ने कहा, अरे नहीं नहीं, बस वैसे ही पूछ रहा था, कोई ज़रूरी काम नहीं है। फिर कमलेश बाहर जाकर थोड़ी देर बैठ गया। बैठा बैठा वह सोचने लगा तो उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना वह एक बार कैमरा चेक कर ले, क्या पता घर में आगे पीछे कोई आया हो। यह सोचकर वह कैमरा चेक करने लगा तो उसको कैमरे में जो दिखाई दिया उस पर उसे यकीन नहीं हुआ। वह कैमरे का दृश्य देखकर बहुत चकरा गया। दरअसल कैमरे में उसने देखा कि लता किचन से दौड़कर आई और सीढ़ियों पर तेल गिराकर ऊपर अपने कमरे में चली गई और कमरे में जाने के बाद वह तब तक इंतजार करती रही जब तक प्रेमलता जी ने उसे आवाज न दी। प्रेमलता जी ने जैसे ही उसे आवाज दी उसके बाद लता की चीख आई और लता की चीख सुनने के बाद प्रेमलता जी ऊपर की ओर दौड़ी, जिससे सीढ़ियों पर फैले हुए तेल पर पैर पड़ने से फिसलकर वह नीचे गिर पड़ी। तेल बिल्कुल ऊपर की सीढ़ी पर था, बिल्कुल ऊपर से तीसरी सीढ़ी पर।
यानी कि प्रेमलता जी को गंभीर चोट भी लग सकती थी, या फिर लता का इरादा तो वही था, पर ऐसा हुआ नहीं। कमलेश यह सब देखकर अपना आपा खो बैठा और वह गुस्से में दमदमाता हुआ अंदर गया और अपने कमरे में जाकर उसने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ पूछे लता को अपनी ओर खींचकर उसके गाल पर 2-3 थप्पड़ लगा दिए और इस बार थप्पड़ लगने से लता जमीन पर जा गिरी। तब कमलेश चिल्लाता हुआ बोला, बेशरम, निर्लज्ज, तुझे शर्म नहीं आई? मेरी माँ ने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तूने एक बार भी उनके बारे में नहीं सोचा। मेरी माँ ने तेरी खुशी के बारे में हमेशा सोचा और तूने उनकी जान लेनी चाहिए। क्या चाहती थी तू कि मेरी माँ सीढ़ियों से गिरकर मर जाए और फिर तू अपनी मनमर्जी करे? यही चाहती थी ना? तब लता फिर से अनजान बनने का नाटक करती हुई बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी ही देर में मानवेंद्र जी भी वहां आ पहुंचे और आकर बोले, कमलेश, यह क्या बदतमीजी है? हमारे घर में औरतों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता। क्या सारे संस्कार भूल चुके हो? पहली बार कमलेश अपने पिता के सामने तेज आवाज में बोला, हाँ, भूल चुका हूँ मैं अपने सारे संस्कार, और ऐसे लोगों के सामने संस्कार और तमीज की बात ना ही की जाए तो ज्यादा अच्छा है पापा। आप नहीं जानते कि इसने क्या किया है। अगर आप जान जाएंगे तो आप भी शायद यही करेंगे जो मैं कर रहा हूँ। मतलब? मानवेंद्र जी ने कमलेश से सवाल पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ कमलेश, पहेलियां मत बुझाओ। तब कमलेश बोला कि पापा, आपको क्या लगता है कि माँ सीढ़ियों से अपने आप गिरी हैं? नहीं, माँ सीढ़ियों से अपने आप नहीं गिरी पापा, बल्कि उन्हें गिराया गया था, और उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि आपकी इस लाडली, इस प्यारी बहू ने, इस पापी इंसान ने गिराया। इसने एक बार नहीं सोचा कि अगर माँ को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। आप नहीं जानते पापा कि यह कितनी घटिया औरत है। लता जैसे ही खड़ी हुई, कमलेश ने एक बार फिर से लता को मारने की कोशिश की, पर मानवेंद्र जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, कमलेश, इसने जो भी किया है तुम्हारी माँ के साथ किया है, तो इसके साथ जो भी करेगी तुम्हारी माँ ही करेगी। अपनी माँ से पूछकर करोगे कि इसे क्या सजा देनी है और क्या नहीं। इसका फैसला भी तुम्हारी माँ ही करेगी, तुम नहीं। ठीक है पापा, लेकिन अगर बात ऐसी है कि यह जिसकी दोषी है फैसला वही करेगा, तब भी हाँ, फैसला मैं ही करूँगा, क्योंकि तब भी यह सबसे बड़ी दोषी अगर किसी की है तो मेरी और माँ की है। इसलिए फैसला करने का अधिकार भी मुझे है पापा। आप नहीं जानते इसकी सच्चाई के बारे में। लता कमलेश की ओर देखे जा रही थी। आज वह बहुत डर रही थी। उसे डर था कि कमलेश को उसकी कौन सी सच्चाई पता चल गई। तभी मानवेंद्र जी ने कमलेश से पूछा, आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? तब कमलेश ने बताया, पापा, जिसे आप इतनी सीधी, समझदार और सर्वगुण संपन्न बहू मानते हैं, वास्तव में वह एक निहायती बदतमीज, घटिया और एक नंबर की चालू लड़की है। यह तो ऐसी लड़की है कि खड़े खड़े इंसान को बेच दे। आप नहीं जानते पापा कि इसने क्या किया है। आप, मैं और माँ, हम सब यही जानते हैं कि लता का मिसकैरेज हुआ था। यहाँ तक कि मैंने और आपने भी इसका दोषी माँ को मान लिया, और इसने तो माँ को न जाने क्या कुछ नहीं कहा, और माँ ने भी बिना कुछ कहे सारी बातें सुनी। इसने हमसे जो कुछ भी कहा वह सब कुछ झूठ था। दरअसल में कभी कोई बच्चा था ही नहीं। इसने हमसे झूठ कहा कि यह माँ बनने वाली है। इसने हमारे सामने झूठी प्रेगनेंसी का नाटक किया और फिर खुद ही मिसकैरेज का नाटक भी किया, जिसका इल्जाम इसने माँ पर लगा दिया। यह सुनते ही चौंकते हुए तेजी के साथ लता ने पलटकर कमलेश को देखा तो कमलेश बोला, क्यों चौंक गई कि मुझे कैसे पता चला?
क्योंकि माँ को तो तुमने कसम दे दी थी कि वह किसी को कुछ नहीं बताएंगी। जब माँ तुम्हारे लिए बाजार से बाहर का खाना लाई थी तो उन्होंने मुझे यह बताने के लिए फ़ोन किया था कि आज वह तुम्हारे पसंद का खाना बाहर से लेकर आई हैं, जिससे शायद तुम्हें थोड़ी खुशी मिलेगी। और माँ ने मुझसे बात करके फ़ोन ऐसे ही छोड़ दिया और मैं भी अपने काम में लग गया और मैंने फ़ोन पर ध्यान नहीं दिया। पर जब मैंने अपने फ़ोन को कान पर लगाया तो मैंने वह सब कुछ सुना जो तुम माँ से कह रही थी जब तुम माँ के आगे गिड़गिड़ा रही थी। और मेरी माँ ने मेरे परिवार को बचाने के लिए, तुम्हारे परिवार को बचाने के लिए इतनी बड़ी बात भी अपने बेटे से यानी कि मुझसे छिपाई ताकि तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी ना आए। और तुमने मेरी माँ की जिंदगी को जहन्नम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे जो हम यह सोच बैठे कि हम तुम्हें हर सुख सुविधा दे सकेंगे। वास्तव में तो तुम एक निहायती लालची और महत्वाकांक्षी लड़की हो जिसकी कभी भी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकती। इसलिए हमें माफ करो और निकल जाओ इस घर से और दोबारा यहाँ लौटकर मत आना। गुस्से में कमलेश लता को उसके घर ले गया और वहीं छोड़ आया। लता फिर से अपने स्वर्ग जैसे घर को छोड़कर उस नर्क जैसी जिंदगी में वापस पहुंच चुकी थी जहां उसके पास 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं था। आज भी उसके परिवार की वही दशा थी। जब वह सूखी रोटियां खाती तो याद करती कि कैसे वह अपनी सास के दिए हुए मेवा मिष्ठान को भी ठुकरा दिया करती थी। अब जब वह जंगलों का काम करती तो याद करती कि कैसे उससे 2 वक्त की रोटी भी नहीं बनाई जाती थी और उसकी माँ जैसी सास ने उससे कभी इस काम के लिए भी जबरदस्ती नहीं की। आज उसे अपने परिवार की, अपने घर की और अपनी सास की कमी बहुत खल रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसने क्या खोया है। वह शाम को ही कमलेश को फोन करने लगी लेकिन कमलेश ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया और लता से कोई बात नहीं की। प्रेमलता जी को अभी तक इस बारे में नहीं पता था। वह सुबह सुबह उठी तो उन्होंने लता के बारे में पूछा। कमलेश ने बात को टाल दिया और प्रेमलता जी को उनकी दवाइयाँ दे दी और बोला, माँ अभी आपके लिए नाश्ता लेकर आता हूँ, आप नाश्ता करके आराम कीजिए। कमलेश अपनी माँ के लिए नाश्ता लाया। उसने अपने हाथों से अपनी माँ को नाश्ता खिलाया। प्रेमलता जी ने गौर किया कि जब भी वह लता की बात करती हैं तो कमलेश बात को टाल देता है। जैसे ही शाम को कमलेश उनके पास आकर बैठा तो वह कमलेश से बोली, कमलेश बेटा एक बात बता, सच सच बता जो मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ और कुछ भी झूठ नहीं बोलेगा। मुझे बता कि लता कहाँ है, वह कल से दिखाई क्यों नहीं दे रही। तब अपनी माँ के बहुत पूछने पर कमलेश ने उन्हें सच सच बता दिया। प्रेमलता जी को भी इस बात का पता चला तो उन्हें भी झटका लगा क्योंकि वह लता को बार बार माफ करने की कोशिश कर रही थी और लता बार बार उन्हें गलत साबित कर रही थी। ऐसे में वह अपने बेटे को समझाती भी तो क्या और कैसे। अब कमलेश ने लगभग महीने भर के लिए अपनी पत्नी को उसके मायके में ही छोड़ दिया और महीने भर में ही लता की अकल ठिकाने आ गई। वह घुटनों पर गिरकर अपनी सास से माफी मांगने को तैयार थी, बस कमलेश उसे वहां से ले आए। लता ने प्रेमलता जी से बात की और उन्हें मनाने की कोशिश की। लता ने प्रेमलता जी को आखिरकार मना ही लिया और प्रेमलता जी के कहने पर कमलेश लता को उसके मायके लेने पहुंचा। लता अब वापस अपने घर आ चुकी थी, पर अब यह लता पहले की तरह मतलबी और स्वार्थी नहीं थी। यह लता कुछ बदली बदली सी थी। दूसरों के प्रति द्वेष भावना जैसी चीजें इसके मन में नहीं थी। अब यह दूसरों से प्यार करने वाली और रिश्तों को बांधकर रखने वाली लड़की बन चुकी थी। या कहो कि इसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि वह जिसको पा चुकी है वह कितने लोगों को नहीं मिल पाता, या फिर ऐसा परिवार पाने के लिए न जाने कितने लोग तरसते हैं। उसके बाद
सब कुछ ठीक हो गया और लता भी अपनी सास के साथ एक बेटी की तरह रहने लगी। धीरे धीरे कमलेश ने भी अपनी माँ के प्रति बदलता उसका व्यवहार देखकर उसे माफ कर दिया और अब सब सुखी सुखी रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।